नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस तैयारी चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ेंगे 5th और 6th जून की। और अभी तक जो है मैंने एक दो दिन में वीडियो जो है नहीं डाल पाया हूँ, थोड़ा बिजी था। तो अब जो है आपको रेगुलर वीडियो मिला करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स 5th एंड 6th जून। तो पहली जो करंट अफेयर्स है वो है कि स्टेट बैंक जो है एसबीआई, उसमें बंगलौर में जो है एक प्रोजेक्ट कुबेर जो है उसको लॉन्च किया है। तो ये प्रोजेक्ट जो कुबेर जो है इस जिसमें 4 लेन देन बैंकिंग हब और एक कॉरपोरेट सैलरी पैकेज हब है ना। कॉरपोरेट सैलरी पैकेज हब और लेन देन बैंकिंग हब है। ठीक है, ये हब जो है लाइबिलिटी प्रोडक्ट्स में उसकी बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने में मदद करेंगे। ठीक है, इसमें जो ये दोनों हब हैं जो प्रोजेक्ट कुबेर में लॉन्च किए गए हैं, और इसका उद्देश्य जो है ग्राहकों की विभिन्न बैंकिंग ज़रूरतों को पूरा करना, सुविधा देना और ग्राहक और उनकी जो ज़रूरतें उनको पूरा करना है। ये हब देनदारी वाले उत्पादों में एसबीआई की बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने में मदद करेंगे। ठीक है, और हब का उद्घाटन जो है ये एसबीआई के बंगलौर सर्किल के जो सीजीएम हैं, चीफ जनरल मैनेजर सीजीएम, उन्होंने जो है किया है। उनका नाम है नंद किशोर। ठीक है, एसबीआई प्रशासनिक भवन मैसूर बैंक सर्किल, केजी रोड बंगलौर और सपिंगे रोड मल्लेश्वरम में स्थित है। और बैंक के अनुसार ये सभी भुगतान जो हैं और संग्रह संबंधी आवश्यकताओं के लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन के रूप में काम करेंगे। कॉरपोरेट और गैर कॉरपोरेट ग्राहकों को खाता खोलने की शुरुआती चरण से लेकर एसबीआई के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ऑन बोर्डिंग तक सेवाएं प्रदान करेंगे। ऑन ये जो कुबेर स्थापित किया गया है ना। और उसके बाद जो है कि पेशेवरों के लिए जो मतलब बिजनेसमैन हैं उनके लिए समर्पित ये टीम जो बिजनेस पार्टनर्स हैं और ग्राहकों को यूनो बिजनेस का जो ऐप है और ई पेमेंट्स है और कैश मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स है, ये सभी डिजिटल बैंकिंग सेवाओं को लाभ उठाने में मदद करेगी। डिजिटल पहल निगमों के साथ साथ ये व्यापार संबंधों को बढ़ाने में और उन्हें बैंकिंग सेवाओं के साथ अपनी व्यावसायिक प्रक्रियाओं के एकीकरण में मदद करने की दिशा में एक कदम है। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस जो इसका थर्ड प्रोडक्ट है एसबीआई लाइफ, उसने जो है सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के सभी पॉलिसी धारकों को पूर्व के सिस्टम में एकीकृत करने के लिए तेज़ी से काम करना शुरू कर दिया है। मतलब वो थर्ड पार्टी का जो प्रोडक्ट है उसमें सहारा जो लाइफ इंश्योरेंस है उसके लिए भी उसने काम करना स्टार्ट कर दिया है। अब आते हैं नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट खबर है ये। कर्नल सुचिता शेखर, देखिए महिला हैं सुचिता शेखर, इन्होंने मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट बटालियन की कमान संभाली है और ये जो हैं पहली महिला अधिकारी बनी हैं कर्नल सुचिता शेखर आर्मी की। ठीक है, तो कर्नल सुचिता शेखर जो है उन्होंने ये जो मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट बटालियन की कमान संभाली है, तो ये कमान संभालने वाली पहली महिला बनी हुई हैं। और ये सेना सेवा कोर की पहली महिला अधिकारी बन गई हैं जिन्होंने पूरी तरह से परिचालन उत्तरी कमान के की आपूर्ति श्रृंखला के रखरखाव के लिए जिम्मेदार कम्युनिकेशन जोन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट बटालियन की कमान संभाली है। नेक्स्ट आते हैं कम्युनिकेशन जोन जो मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट है उसकी बटालियन पूरी तरह से संचालित उत्तरी कमान नॉर्दर्न कमान जो है उसकी आपूर्ति श्रृंखला के रखरखाव के लिए जिम्मेदार है। और भारतीय सेना की ये ऐतिहासिक क्षण में कर्नल सुचिता शेखर जो हैं संचार क्षेत्र में मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट बटालियन की कमान संभालने वाली सेना सेवा कोर की पहली महिला अधिकारी। ठीक है, ये शायद दोबारा लिख गया है। ठीक है, तो इसको ये जो है कमान आपूर्ति श्रृंखला के रखाव के लिए पशु परिवहन सहित सेना रसद में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस साल की सहायता में शुरुआत में जो है 5 महिला अधिकारियों ने चेन्नई में ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में सफलतापूर्वक अपना प्रशिक्षण पूरा किया और आर्टिलरी रेजिमेंट में शामिल हुई। तो एक तो सुचिता शेखर हो गई, दूसरी 4 लोग वो कौन है महिला, तो रेजिमेंट
रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी के शामिल होने वाली जो महिला अधिकारियों में कौन कौन है? लेफ्टिनेंट महक सैनी, लेफ्टिनेंट साक्षी दुबे, लेफ्टिनेंट अदिति यादव और लेफ्टिनेंट पवित्र मुदगिल। ठीक है। और भारतीय सशस्त्र बलों के भीतर लिंग एकीकरण में यह प्रगति सेना में आगे तक फैली हुई है। मतलब ये जो है ये वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर जो है ये इम्पोर्टेंट है, वुमेन एम्पावरमेंट। और इसके बाद जो है नेक्स्ट जो है कि फाइटर जो है रफाल फाइटर जेट जो है उड़ाने वाली पहली वायुसेना की जो पहली महिला थी जो पायलट, वो अभी हाल ही में जो है फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह हैं। तो इन्होंने ये रफाल उड़ाने वाली बन गई हैं। और फ्रांस में जो है इन्होंने एक अभ्यास मतलब ओरियन करके एक जो एक्सरसाइज है उसमें भाग लिया था, ताकि वो रफाल को जो है समझ सकें। यह अभ्यास पहली बार है कि जब रफाल जेट को देश के बाहर तैनात किया गया है भारत ने। फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिंह मतलब ये शिवांगी सिंह हैं। शिवांगी सिंह जो महिला लड़ाकू पायलटों में से दूसरे बैच के हिस्से के रूप में 2017 में इन्होंने वायुसेना में शामिल हुई थी और ये सबसे पहले इन्होंने MiG-21 बाइसन उड़ाया था। ठीक है। तो MiG-21 उड़ाने के बाद में शिवांगी सिंह जो है इन्होंने ये ट्रेनिंग भी ली है रफाल उड़ाने के लिए। तो ये रफाल जो है ये फाइटर जेट उड़ाने वाली बनेगी हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट आते हैं कि राष्ट्रपति और द्रौपदी मुर्मू जी हैं, वो सूरीनाम की यात्रा पर हैं और सूरीनाम ने उन्हें जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है वहाँ का उससे सम्मानित किया है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम के परामारिबो में सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार पाने वाली है पहली महिला कहें या पहली भारतीय ही हैं। ठीक है। और राष्ट्रपति ने मैरीन ट्रैप का भी दौरा किया था और जहां उन्होंने सूरीनाम में प्रथम भारतीयों के आगमन का अनुकरण और स्वागत देखा। उन्होंने इंडिपेंडेंस स्क्वायर में नकली गांव का भी उद्घाटन किया। सोमवार को राष्ट्रपति मुर्मू ने अपने सूरीनाम के समकक्ष का अर्थ है मतलब सूरीनाम के जो प्रेसिडेंट हैं चंद्रिका प्रसाद संतोखी से मुलाकात की और बाद में दोनों पक्षों के बीच में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता का नेतृत्व किया। भारत के राष्ट्रपति के रूप में यह इनकी पहली राजकीय यात्रा है। ठीक है। और सूरीनाम में भारतीयों का जो आगमन हुआ था उसकी भी इन्होंने 150वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। इसके लिए यहाँ पे सूरीनाम की यात्रा इन्होंने की है। दोनों देशों ने द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए 3 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं और स्वास्थ्य के क्षेत्र में 2 और कृषि के क्षेत्र में 1 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। अभी इन्होंने देखिए 2 जो हैं वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में और 1 कृषि के क्षेत्र में। इसके बाद आते हैं, इसके अलावा भारत सरकार ने कैरेबियाई देश की बाढ़ राहत प्रयासों में सहायता के लिए सूरीनाम को 5.1 करोड़ रुपए की आवश्यक दवाओं की आपूर्ति की घोषणा भी की है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जहाज MV एम्प्रेस जो है उसको चेन्नई से श्रीलंका के लिए रवाना किया है। तो ये जो है 5 जून को जो हमारा विश्व पर्यावरण दिवस भी मनाया जाता है, तो 5 जून को भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जहाज MV एम्प्रेस को केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने तो चेन्नई से श्रीलंका के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही चेन्नई से इंटरनेशनल क्रूज टूरिज्म टर्मिनल शुरू हो गया है और ये टर्मिनल जो है इसको करीब 17 करोड़ 21 लाख रुपए की लागत से बनाया गया है। ठीक है। यह इससे देश में समुद्री पर्यटन और व्यापार के एक नए युग की शुरुआत है। सोनोवाल ने अन्य बंदरगाह अधिकारियों के साथ पर्यावरण दिवस पर 2,500 पौधे भी लगाए, है ना, 2500 पौधे लगाए। यह क्रूज सेवा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सेवाएं शुरू करने के लिए 2022 में पहले
अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज शिखर सम्मेलन के दौरान चेन्नई पोर्ट और मैसर्स वाटरवेज लीजर टूरिज्म प्राइवेट लिमिटेड के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का परिणाम है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। एस जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं, और उन्होंने नामीबिया के विदेश मंत्री के साथ जो है पहले भारत नामीबिया संयुक्त आयोग की सह अध्यक्षता की है। सह अध्यक्षता का मतलब दोनों राष्ट्रपति दोनों जो विदेश मंत्री हैं वो मिल करके उन्होंने अध्यक्षता करी है नामीबिया के और भारत के। तो विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने विंडहोक में नामीबिया के विदेश मंत्री नेतुम्बो नांदी एनदेतवाह के साथ भारत नामीबिया संयुक्त आयोग की पहली बैठक की सह अध्यक्षता की। उद्घाटन समारोह में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारतीयों के हृदय में नामीबिया का विशेष स्थान है। भारत और नामीबिया के संबंध विकास मामलों में सहयोग, सामर्थ्य निर्माण संबंधी कार्यक्रमों और राजनीतिक एकजुटता पर आधारित है। ठीक है, नामीबिया ये जो है अफ्रीकन कंट्री है। तो उन्होंने यह भी कहा कि उच्च स्तरीय यात्राओं और निरंतर बातचीत की प्रक्रिया भारत नामीबिया की साझेदारी को आने वाले समय में और बेहतर बनाने में मददगार होगी। साउथ साउथ जो रिलेशन है ना, तो जैसे लुक ईस्ट पॉलिसी है ना, पूर्व की ओर देखो जो नीति है विदेश नीति हमारी, और दूसरी जो है दक्षिण दक्षिण सहयोग है। तो दक्षिण दक्षिण सहयोग का ये पार्ट है। और विदेश मंत्री ने विंडहोक में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत नामीबिया उत्कृष्टता केंद्र का भी उद्घाटन किया है। ठीक है, और यह केंद्र शोध, अनुसंधान, साइबर सुरक्षा और सुशासन में अहम योगदान प्रदान करेगा। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है एशिया का सबसे बड़ा क्लस्टर विकास योजना ठाणे में शुरू की गई। क्लस्टर विकास योजना में भी ये सबसे बड़ी एशिया की। तो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, उन्होंने ठाणे में एशिया की सबसे बड़ी क्लस्टर योजना जो है महत्वाकांक्षी और ऐतिहासिक क्लस्टर विकास योजना का प्रारंभ किया है ना। अनाधिकृत और आधिकारिक तौर पर खतरनाक इमारतों के बड़े पैमाने पर पुनर्विकास के लिए इस योजना की परिकल्पना की गई है। मतलब जो भवन बनते हैं या जो इमारतें बनती हैं, वो इमारतें अगर ये जो हमारा भूकंप रोधी नहीं है तो उसके लिए जो है इस क्लस्टर का निर्माण किया गया है, उसको देखने के लिए, है ना। ठाणे में साईं राज बिल्डिंग गिरने से 18 लोगों की मौत के बाद यह योजना शुरू की गई है। ठीक है, तो बेसिकली वो बिल्डिंग क्यों गिरी, क्योंकि वो भूकंप रोधी नहीं थी। ठीक है, और उसमें जो मटेरियल होगा वो निश्चित बात है कि गलत लगाया गया होगा। तो पुनर्विकसित टाउनशिप योजना में अच्छी तरह से सुसज्जित स्वास्थ्य, शैक्षिक, खेल, मनोरंजन, पार्किंग, मंडी, नागरिक सुविधाएं शामिल हैं। मतलब वो टाउनशिप एरिया जो बनेगा उसमें सारी सुविधाएं जो हैं वो पुनर्विकसित टाउनशिप योजना में जो शामिल हैं। ठीक है ना। और नगर एवं औद्योगिक विकास निगम, वहाँ का जो सिडको इसको बोलते हैं, इस परियोजना को क्रियान्वित करेगा। परियोजना के तहत टाउनशिप की तर्ज पर एकीकृत पुनर्विकास परियोजना की जाएगी। ठीक है ना, इसको जो है माना जाएगा और निवासी को 323 वर्ग फुट का स्वामित्व वाला घर मिलेगा। ठीक है, यह योजना न केवल ठाणे बल्कि मुंबई और ठाणे जिले में मीरा भयंदर क्षेत्र में भी लागू की जाएगी। क्लस्टर विकास के पहले चरण में ठाणे में 1500 एकड़ क्षेत्र में और 10,000 घरों का निर्माण किया जाएगा। इस योजना के तहत रुके हुए और विलंबित प्रोजेक्ट जो हैं वो पूरे होंगे। सिडको, महाडा, बीएमसी की मदद से जो है ये पहली सबसे बड़ी पहल है और जिन लोगों को मुंबई से बाहर जाना पड़ता है उन्हें वापस लाया जाएगा। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट खबर है वो आरबीआई को लेकर है कि आरबीआई के जो गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी, उन्होंने अंतर्दृष्टि जो है एक लॉन्च किया है। ये डैशबोर्ड है, अंतर्दृष्टि डैशबोर्ड। तो अंतर्दृष्टि डैशबोर्ड क्या है कि जो वर्तमान में आरबीआई में आंतरिक उपयोग के लिए है, ये
इंटरनल सॉफ्टवेयर है। और ये डैशबोर्ड जो है हितधारक दृष्टिकोण के माध्यम से वित्तीय समावेशन फाइनेंशियल इंक्लूजन की सुविधा प्रदान करेगा। यहाँ जहाँ तक बैंकें नहीं पहुँची हैं वहाँ पर भी बैंकों को पहुँचाया जाएगा और बैंकों के द्वारा सेवाएं प्रदान की जाएंगी। तो डैशबोर्ड जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि प्रासंगिक डाटा रिकॉर्ड करके वित्तीय समावेशन के विकास का मूल्यांकन, है ना, और ट्रैक करने के लिए आवश्यक ज्ञान प्रदान करेगा। ठीक है, इवैल्यूएशन करेगा उसका और साथ साथ जो है वो ट्रैकिंग भी करेगा। ठीक है, और ये वित्तीय समावेशन की सीमा को मापने के लिए आरबीआई ने 2021 में वित्तीय समावेशन यानी एफआई फाइनेंशियल इंक्लूजन सूचकांक का निर्माण किया था। सरकार और संबंधित क्षेत्रीय नियामकों के सहयोग से एफआई सूचकांक को एक पूर्ण सूचकांक के रूप में संकल्पित किया गया था, जिसमें बैंकिंग, निवेश, बीमा, डाक, पेंशन क्षेत्रों की जानकारी शामिल है। इंडेक्स जो है वो 0 से 100 तक का एकल मूल्य में वित्तीय समावेशन के विभिन्न पहलुओं पर डाटा रिकॉर्ड करता है। और 0 का मतलब होता है वित्तीय बहिष्कार को दर्शाता है, मतलब पूरी तरह से वित्तीय समावेशन हो ही नहीं रहा है, तो वो वित्तीय बहिष्कार को दर्शाता है। और 100 जो है इसका मतलब पूर्ण रूप से वित्तीय समावेशन को दर्शाता है। ठीक है, 0 to 100 तक रैंकिंग पॉइंट्स दिए गए हैं, किसी संस्था को दिए जाएंगे। ठीक है, तो आरबीआई के अनुसार जो है एफआई इंडेक्स यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स जो है उसमें 3 व्यापक पैरामीटर हैं। ठीक है, तो पहला तो है वजन अर्थात एक्सेस। ठीक है ना, एक्सेस 35%, उपयोग 45% और गुणवत्ता क्वालिटी 20% शामिल है, जिसमें से प्रत्येक में ये विभिन्न शामिल है। ठीक है, आयाम जिनकी गणना कई संकेतकों के आधार पर की जाती है। तो ये क्या क्या है इसमें, एक तो है एक्सेस को लेकर के है 35%, कैसे उसको उपयोग करना है उसको लेकर के, उसके जो आरबीआई के रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनको लेकर के उपयोग 45% और क्वालिटी 20% शामिल है। अब आते हैं नेक्स्ट खबर पर कि जम्मू और कश्मीर की भद्रवाह घाटी में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा लेवेंडर महोत्सव का उद्घाटन किया गया। ठीक है, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने 4 जून को जम्मू कश्मीर की भद्रवाह घाटी में 2 दिवसीय लेवेंडर महोत्सव का उद्घाटन किया और कहा कि केंद्र शासित प्रदेश भारत की लेवेंडर राजधानी और एक प्रमुख कृषि स्टार्टअप गंतव्य के रूप में उभरा है। इस उत्सव पर CSIR, है ना, CSIR, IIM, IIM है ना, द्वारा आयोजित किया गया है। ये उत्सव जो है ये CSIR के द्वारा और IIM के द्वारा ये किया गया है, आयोजन किया गया है। यह संस्थान के 1 वीक 1 लैब कैंपेन 1 वीक 1 लैब कैंपेन का हिस्सा है। यह लेवेंडर की खेती में उल्लेखनीय प्रगति और स्थानीय समुदाय पर इसके प्रभाव को दर्शाता है। ठीक है, और भद्रवाह को जो है भारत की बैंगनी क्रांति का जन्म स्थान माना जाता है। ठीक है ना, तो लेवेंडर से जो है ये बैंगनी क्रांति जो है लेवेंडर से संबंधित है, याद रखिएगा। तो इसमें लेवेंडर की खेती को बढ़ावा देने के लिए और कृषि स्टार्टअप को बढ़ावा देने में क्षेत्र की सफलता पर प्रकाश डाला गया है। और भद्रवाह क्षेत्र जो है ये भूमि और जलवायु के मामले में लेवेंडर की खेती के लिए बिल्कुल एकदम वो आदर्श स्थिति प्रदान करता है। बिल्कुल जो है एक कंप्लीट जो कहते हैं इसके जो पूरी तरह से उसके जो आदर्श स्थिति है उसको वो प्रदान करता है। ठीक है, तो लेवेंडर की खेती के प्रभाव के बारे में बोलते हुए श्री सिंह ने कहा कि इसमें रोजगार सृजन बढ़ेगा, अनुसंधान भी बढ़ेगा, उसकी अवसरों की क्षमता है और यह विकास के नए रास्ते खोलता है। ठीक है, और एक तरह से जो लेवेंडर की खेती है वो उसके लिए जम्मू कश्मीर प्रसिद्ध है। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को भी। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने CSIR सुगंध मिशन, ये सुगंध मिशन को याद रखिएगा कि सुगंध मिशन के माध्यम से भद्रवाह के डोडा जिले में
किसानों के समर्थन में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR और भारतीय एकीकृत चिकित्सा संस्थान यानी IIIM के प्रयासों को स्वीकार किया है। ठीक है, लेवेंडर की खेती ने कई किसानों का जीवन बदल दिया है, जिससे उन्हें उच्च आय और आर्थिक स्थिरता मिली है ना, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड हाई इनकम। तो CSIR सुगंध मिशन जम्मू और कश्मीर के समशीतोष्ण क्षेत्रों में लेवेंडर की खेती को बढ़ावा देने में सहायक रहा है। तो ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि जैसे लेवेंडर जो है वो किस प्रकार की जलवायु में पनपता है या आगे बढ़ता है, तो समशीतोष्ण क्षेत्र जो है वहाँ का समशीतोष्ण जलवायु उसको चाहिए होती है। ठीक है, और लेवेंडर के लिए जम्मू कश्मीर जो है प्रसिद्ध है, ये समझ लीजिए। तो इसका प्राथमिक लक्ष्य क्या है? छोटे और सीमांत किसान की आय बढ़ाना और कृषि आधारित स्टार्टअप के विकास को बढ़ावा देना। देखिए, छोटे और सीमांत किसान किसे कहते हैं? जिसके पास जो है 2 हेक्टेयर भूमि से कम भूमि है, उसको जो है सीमांत किसान बोला जाता है। ठीक है, और ऐसा जो है ये KCC के जो किसान क्रेडिट कार्ड है उस स्कीम के तहत ये कहा जाता है। तो मिशन के तहत जो है CSIR IIIM ने जम्मू कश्मीर के विभिन्न ज़िलों में किसानों को 30 लाख से अधिक मुफ्त लेवेंडर के पौधे मुहैया कराए। ठीक है, तो ये जो आइडियल एक तरह से है उच्च आय और आर्थिक स्थिरता, तो यहाँ पे जो है ये बोला गया था कि डोडा ज़िले में जो है ये स्टार्ट किया गया है। और यहाँ पर जो डोडा ज़िला है ये बेसिकली क्या है, यहाँ पर जो इसके जो भी टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, जो भी इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स हैं वो सब के सब आइडियल हैं वहाँ पर इस लेवेंडर की खेती के लिए। तो नेक्स्ट आते हैं, संस्थान ने लेवेंडर फसलों की खेती, प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन और विपणन मार्केटिंग के लिए एंड टू एंड टेक्नोलॉजी पैकेज की भी पेशकश की है। एंड टू एंड टेक्नोलॉजी पैकेज की भी पेशकश की है, जिससे किसानों को और मदद जो है मिल रही है। तो इसमें जो है स्टार्टअप क्या है, कोई किसान जो है वो जो है लेवेंडर की खेती कर से जो है या कोई भी चीज़ जो है उसको बढ़ाना चाहता है, उसको स्टार्टअप जो है छोटे से जगह में रह करके वो एक तरह से माइक्रो लेवल पर बिल्कुल कोई चीज़ को ये लेवेंडर की को जो है इसकी मार्केटिंग करना चाहता है, या इसको जो है इसका लेवेंडर को जो है के प्रोडक्शन को जो है इसको डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहता है, तो उसके लिए भी उसको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो ये PM ने भी इसको देकर कहा था। तो लेवेंडर के प्रसंस्करण है ना में सहायता के लिए CSIR और IIIM ये जो 2 संस्थाएं हैं ना, CSIR और IIIM ये 2 संस्थाएं मिलकर जो है इसके लेवेंडर की खेती के लिए और उसमें क्या क्या रिसर्च हो सकती है, क्या क्या लेवेंडर की खेती में क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स किए जा सकते हैं, ये दोनों संस्थाएं मिल करके जो है जम्मू कश्मीर में विभिन्न स्थानों पर 50 आसवन इकाइयाँ स्थापित की हैं। ठीक है, 50 जो यूनिट्स हैं वो यहाँ पर डेवलप करी गई हैं। तो जम्मू कश्मीर जो में जम्मू के समशीतोष्ण क्षेत्रों में, समशीतोष्ण क्षेत्र बार बार आ रहा है, याद रखिएगा कि जो लेवेंडर है उसकी खेती के लिए प्रयुक्त जलवायु कौन सी होती है, जो सबसे आइडियल होती है वो होती है समशीतोष्ण। और भारत में समशीतोष्ण जलवायु जो है लेवेंडर को लेकर के वो जम्मू कश्मीर में है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि लेवेंडर की खेती जो है किस राज्य में या किस केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक होती है, तो वो है जम्मू एंड कश्मीर में। तो उसको लेकर के जो CSIR है ना, और साथ साथ में IIIM है, ये उसको बढ़ावा देने के लिए संस्थाएं जो हैं आगे आई हैं। ठीक है, तो छोटे और सीमांत मक्का किसानों द्वारा लेवेंडर की खेती को सफलतापूर्वक अपनाने के क्षेत्र में एक नए उद्योग की स्थापना हुई है और जम्मू और कश्मीर के विभिन्न हिस्सों में 2500 से अधिक किसान अब लेवेंडर की खेती कर रहे हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट जो आते हैं हम लोग करंट अफेयर्स पर, तो जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो हमारी केरल को लेकर के है कि केरल के मुख्यमंत्री जो हैं पिनराई विजयन, ठीक है, उन्हें शंकर नारायणन थम्बी हॉल में केरल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क प्रोजेक्ट
देखिए केरल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क प्रोजेक्ट जो है आने वाले समय में, जब जो फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क है, तो जो ऑप्टिकल फाइबर है, जो बेसिकली हम लोग जानते हैं, जो साइंस के स्टूडेंट हैं वो जानते होंगे कि ऑप्टिकल फाइबर जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो डॉक्टरों के द्वारा यूज़ किया जाता है इंटरनल ऑर्गन्स को देखने में। ऑप्टिकल फाइबर जो टेक्निक होती है वो यूज़ होती है। अभी अभी क्या है, ये ऑप्टिकल फाइबर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस पर आधारित होती है। तो ऑप्टिकल फाइबर यह एक तरह से एक ये ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का एक तरह से, जिसको कहते हैं इंटरनेट को प्रोवाइड करने के लिए सबसे फास्टेस्ट मीडियम है। तो उसको जो है अभी तक तो ये है, जो केरल जो है वहाँ पर ये लॉन्च किया गया है प्रोजेक्ट को। और अब जो है केरल में फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क जो है ये स्टार्ट हो गया है, ठीक है। और इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है कि सभी को सस्ती दरों पर इंटरनेट सुविधाएं उपलब्ध कराना, ठीक है ना। तो उसके बाद में इसका मकसद क्या है, 20 लाख से अधिक ज़्यादा गरीब परिवारों को फ्री इंटरनेट मुहैया कराना भी है। KFON इसको बोला गया है, केरला फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क, ठीक है ना, केरला फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क प्रोजेक्ट, ठीक है, के उद्घाटन के साथ केरल सरकार का लक्ष्य राज्य में डिजिटल डिवाइड नहीं होगा, डिवाइस होगा, डिजिटल डिवाइड हो है, ठीक है, डिजिटल डिवीजन को कम करना है, ठीक है, सही है ना। और पिनराई विजयन जो है वहाँ के CM हैं, उन्होंने घोषणा की है कि जल्द ही सभी सरकारी कार्यालयों में और घरों में इंटरनेट कनेक्शन ये वाला प्रदान किया जाएगा ऑप्टिकल फाइबर का। तो ऑप्टिकल फाइबर या फिर फाइबर ऑप्टिकल बोलते हैं, ये जो है बहुत फास्ट इंटरनेट होता है बेसिकली, ठीक है। और इसमें जो है KFON जो नाम दिया गया है, केरला फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क, है ना, ये इंटरनेट का माध्यम है। 30,000 सरकारी संस्थान है वहाँ पर और 14,000 घरों को इंटरनेट की सुविधा मिलेगी। और जब वहाँ पर ये केरल में जो है, ये केरल इज़ द फर्स्ट स्टेट इन विच दिस KFNO या KFON सिस्टम इज़ एडॉप्टेड, ठीक है। तो KFON जो सिस्टम है या नेटवर्क है जिसके द्वारा इंटरनेट की सुविधा दी जाएगी, ये सबसे पहले जो है कहाँ पर ये स्थापित किया गया है, कहाँ पर किस राज्य ने अपनाया, तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। तो वहाँ है केरल। और उसके साथ साथ ये भी है कि वायनाड में, केरल में भी जो है एक जगह है वायनाड में, आदिवासी बस्तियों सहित दूरस्थ स्थानों तक पहुँच चुका है एक तरह से, ठीक है। तो केरल देश का इकलौता राज्य है जिसमें इंटरनेट तक पहुँच के अधिकार को बुनियादी अधिकार बनाया गया है। तो केरला इज़ द ओनली स्टेट इन विच दिस टाइप ऑफ इंटरनेट इज स्टेबल्ड। और ये भी कह सकते हैं कि थ्रू दिस इंटरनेट जो ये नेटवर्क है, तो थ्रू दिस इंटरनेट नेटवर्क जो फास्टेस्ट जो हमारा इंटरनेट है वो वहाँ पर केरल ने ये अडॉप्ट किया है। और केरल के बाद में जो है ये अन्य देश के अन्य राज्यों को भी ये जो है नेटवर्क जो है ये प्रदान किया जाएगा। तो केरला में गांव-गांव तक जो है ये नेटवर्क के जरिए जो है इंटरनेट की सुविधा मुहैया कराई जाएगी या कराई जा चुकी है एक तरह से, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि वायनाड में आदिवासी बस्तियों में भी वो पहुँच चुका है। तो केरला जो है पहला स्टेट बना है जिसमें 100% इंटरनेट है। दूसरा 100% डिफिकेशन फ्री है। तीसरा 100% इलेक्ट्रिसिटी है केरल में। 3 चीज़ें हैं ना। और ज़्यादातर जो है केरल जो है, जो कोई भी स्टार्टअप होता है तो वहाँ उसको जो है केरल के द्वारा ही जो है सबसे पहले वहाँ पर देखा जाता है वो कि किस तरीके से इसका फीडबैक आ रहा है। तो यहाँ पे KFON जो नेटवर्क जो है ये सबसे पहले देश में केरला को प्रदान किया गया है। और केरला ने इसको जो है पूरे जो गांव में भी और सब जगह लगभग आदिवासी बस्तियों में भी जो है ये इंटरनेट सुविधा प्रोवाइड करने की गई है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट खबर है राजस्थान को लेकर के। तो राजस्थान के वन एवं पर्यावरण मंत्री ने 33 वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों का उद्घाटन किया है। देखिए वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर पूछा जाएगा कि किस राज्य ने जो है ये इसका उद्घाटन किया है, तो ये राजस्थान है। तो राजस्थान के वन एवं पर्यावरण मंत्री कौन है? हेमाराम चौधरी। इन्होंने आज विश्व पर्यावरण दिवस पर यानी 5 जून, ठीक है, पर एक जन जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। और राज्य में 33 नए वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्र 33, ठीक है ना, 33 नए वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्रों का उद्घाटन किया है। अब ये जो वायु गुणवत्ता
निगरानी केंद्र क्या करेंगे? ये वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्र का मतलब है कि क्वालिटी ऑफ एयर जो है वो कैसी है, एटमॉस्फेयर को लेकर के वहाँ पर वो है उसकी जांच की जाएगी कि उस एयर में जो है पॉल्यूटेंट्स हैं कि नहीं हैं, और अगर पॉल्यूटेंट्स हैं तो उन पॉल्यूटेंट्स को रिमूव करने के लिए क्या क्या उपचारात्मक कदम उठाने चाहिए, और अगर प्रिवेंटिव एंड करेक्टिव एक्शंस क्या क्या लेने चाहिए। तो मंत्री ने जिले के जामवा रामगढ़ क्षेत्र के थोलई में एकीकृत संसाधन रिकवरी पार्क की आधारशिला भी रखी है। एकीकृत संसाधन रिकवरी पार्क की आधारशिला भी रखी है। तो वन विभाग की ओर से 2000 पौधे मुफ्त में बांटे गए हैं। ठीक है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए चौधरी ने कहा, जो वहाँ के जो मिनिस्टर हैं चौधरी जी, उन्होंने कहा है कि प्रदेश में सुरक्षित भविष्य और प्रदूषण नियंत्रण के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध जो है लगा दिया गया है। अब अगर ये क्वेश्चन उठता है कि सिंगल यूज प्लास्टिक को बंद करने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा था, तो याद रखिएगा वो हिमाचल प्रदेश था। ठीक है ना। तो मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से के जरिए जो है ये कहा है कि राजस्थान सरकार की नई वन नीति जो है ये अधिक से अधिक पेड़ लगाने को बढ़ावा देती है। तो हमारे जो इन्वायरमेंट में है टोटल जो है 1/3 का रेशियो है कि कम से कम 33% पर जो है वो वन होने ही चाहिए, 33.33% पर। ठीक है। और साथ में दूसरा जो है इम्पोर्टेंट बात है कि नई वन नीति, अब वन नीति जो है हम जानते हैं कि सबसे पहली वन नीति जो है 1927 में जो है सबसे पहले आई थी। उसके बाद जो है 1980 में एक वन नीति बनी। ठीक है। और 1980 के बाद में 1988 में इस वन नीति को जो है ये संशोधन किया गया था इसमें। ठीक है। तो ये वन नीति जरूर जान लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और वनों को भी जान लीजिए कि इस समय जो है सबसे ज़्यादा वनों वाला राज्य जो है वो कौन सा है, मध्य प्रदेश है। और अगर ये देखा जाए कि उसमें परसेंटेज में कौन है, तो मिजोरम है। ठीक है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, इसको याद रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। तो विश्व का सबसे बड़ा संरक्षण सम्मेलन यानी कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस 2025 में संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में, ठीक है ना, यूएई की राजधानी कहाँ है, अबू धाबी, तो यूएई में द्वारा आयोजित किया जाएगा 2025 में ये संरक्षण सम्मेलन कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस। तो संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN की 2025 की विश्व संरक्षण कांग्रेस है ना की मेजबानी के लिए बोली जीत ली है। तो वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस जो है ये कहाँ होगी 2025 में, ये यूएई में होगी। तो WCC संरक्षणवादियों का विश्व का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण जमावड़ा है, और इसमें जो है 160 से अधिक देशों के 10,000 से अधिक प्रतिनिधियों के शामिल होने की उम्मीद है। और यूएई के पास जो है पर्यावरण संरक्षण का एक लंबा इतिहास रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे पूछूं कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया, तो ये आया था 1986 में। ठीक है ना। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, वो आया था 1972 में। ठीक है। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आप लोग को बताया था कि 1980 में ये वन नीति बनी थी और 1988 में जो इस वन नीति का एक तरह से संशोधन हुआ था। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको याद रखिएगा, हर एग्ज़ाम में लगभग पूछ ही लिए जाते हैं। ठीक है। तो यह शेख जायद डेजर्ट लर्निंग सेंटर और अल एन ओएसिस सहित कई महत्वपूर्ण संरक्षण पहलों का घर है। 2025 वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस अबू धाबी में 10 से 21 अक्टूबर 2025 तक आयोजित किया जाएगा। ठीक है ना। और यह जो आयोजन है ये दुनिया भर के संरक्षणवादियों के लिए एक साथ आने और हमारे ग्रह के सामने सबसे अधिक दबाव वाली पर्यावरणीय चुनौतियों पर चर्चा करने का अवसर होगा। अबू धाबी में 2025 में IUCN WCC के से दुनिया भर के 160 देशों के 10,000 से 15,000 प्रतिनिधियों के आने की उम्मीद है, ये हमने भी बता दिया है।
और जो स्थानीय और वैश्विक चुनौतियों के बीच हमारे ग्रह की रक्षा व संरक्षण कार्यों को प्रेरित कर सकती है। 1948 में ये स्थापित हुआ था ये आईयूसीएन। और आईयूसीएन जो है ये रेड डाटा बुक जारी करता है, याद रखिएगा। तो रेड डाटा बुक जारी करने वाला जो है ये संस्था कौन सी है? आईयूसीएन, ठीक है। और ये संस्था जो रेड डाटा बुक में जो प्रजातियां होती हैं, जो लुप्त प्राय प्रजाति होती है, वो गुलाबी पन्ने जो होते हैं उन पन्नों पर वो उनको दर्शाया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि गुलाबी पन्नों पर जो है ये उस पन्ने का कलर कौन सा होता है, ठीक है ना। तो ये पर्यावरण नेटवर्क के लिए विकसित हुआ है, दुनिया का सबसे विविध पर्यावरण नेटवर्क के लिए विकसित हुआ है आईयूसीएन। तो आज संगठन अपने ज्ञान उत्पादों के लिए जाना जाता है, और जैसे कि प्रजातियों की लाल सूची है ना, पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम की लाल सूची, और जैव विविधता क्षेत्र यानी बायोडाइवर्सिटी क्षेत्र है, और हरित सूची ग्रीन जो लिस्ट है, इनका व्यापक रूप से संकटग्रस्त प्रजातियों पारिस्थितिक तंत्र के लिए संरक्षण प्राथमिकताओं को निर्धारित करने और महत्वपूर्ण क्षेत्रों के पहचान करने में उपयोग किया जाता है। यहाँ पे देखिए एक चीज़ और आ गया, जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी एक्ट कब आया? तो हम देखो देखते हैं यहाँ पर। तो सबसे जो बायोडाइवर्सिटी एक्ट वो कब आया था? 2002 में बायोडाइवर्सिटी एक्ट, ठीक है ना, ये आया था 2002 में। उसके बाद हमने अभी भी जाना कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वो कब आया था? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है ये आया था 1972 में। और हमने ये भी जाना कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट वो कब आया था? इन्वायरमेंटल है ना प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? वो आया था हमारा 1986 में, 1986। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। 2023 के लिए राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क है ना, संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क, ये रैंकिंग दोबारा लिख गया है। तो एनआईआरएफ जो है ये एक संस्था है जो रैंकिंग जारी करती है किसकी? सारे इंस्टीट्यूशंस की। तो ये जो 2023 की जो शिक्षा मंत्रालय, ये नया मंत्रालय जो है बना है, जो है पहले इसको जो है शिक्षा जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत आती थी, एचआरडी मिनिस्ट्री के अंदर, फिर बाद में जो है एजुकेशन मिनिस्ट्री एक अलग बना दी गई है, ठीक है। तो उसमें एनआईआरएफ का मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 को जारी किया गया है। और एनआईआरएफ की रैंकिंग जो है ये एनबीए जो एनआईआरएफ तैयार करता है के सदस्य सचिव अनिल कुमार जो है नासा ने बताया है कि हमने एनआईआरएफ आरएफ की शुरुआत 4 श्रेणियों के साथ की थी। इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना, एक तरह से एक्रीडिटेशन टीम है ये, एक्रीडिटेशन जो है प्रोवाइड करता है, ठीक है। और उच्च शिक्षा की गुणवत्ता मतलब उसकी जो क्वालिटी ऑफ टीचिंग है ना, हायर एजुकेशन में उसको सुधार करता है और छात्रों को निर्णय लेने में मदद करता है, ठीक है। 8वें संस्करण जो है इसका अभी आया है। तो 8वें संस्करण में जो है 12 श्रेणियां हैं। इस बार की तरह, हर बार की तरह इस बार भी आईआईएससी यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय को कैटेगरी में पहले स्थान पर रखा है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज जो है वो कहाँ पर है? ये बंगलौर में है, और ये जो है फर्स्ट नंबर पे। अभी जेएनयू जो है वो नंबर 2 पे आ गया है, ठीक है ना। अब इसी का ये रैंकिंग दी गई है टोटल कि जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी जो है ये दिल्ली की, ये 3rd है। जादवपुर यूनिवर्सिटी जो है ये 4th है। जादवपुर यूनिवर्सिटी आपका ये पश्चिम बंगाल। बीएचयू ये 5th रैंक पे है। मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन 6th है, ठीक है। अमृता विश्व विद्यापीठम 7th। वीआईटी वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है ना, तो ये 8वें नंबर पे। फिर एएमयू है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, उसके बाद हैदराबाद विश्वविद्यालय। तो दीज आर द 10 जो इंस्टीट्यूशंस जो है उनकी रैंकिंग इस तरह से दी गई है। अब अलग अलग श्रेणियों में भी रैंकिंग, जैसे एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर याद रखिएगा, इस बार अभी तक एग्रीकल्चर की रैंकिंग नहीं होती थी, तो एग्रीकल्चर के अनुसार ऐड किया गया है, इसकी बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ को ऐड किया गया है। तो एग्रीकल्चर की जो बेस्ट यूनिवर्सिटी टॉप 5 हैं, तो पहला तो है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, RI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है ना।
फिर राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, तो डेयरी अनुसंधान संस्थान जो है ये हमारा करनाल में है, ठीक है ना, हरियाणा में। तो ये IARI दिल्ली में, ठीक है। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय तीसरे नंबर पे, BHU चौथे नंबर पे, तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय पाँचवें नंबर पे एग्रीकल्चर में है। फिर इंजीनियरिंग में आ जाते हैं तो इंजीनियरिंग में IIT मद्रास नंबर 1 पर आई है, IIT दिल्ली सेकंड पे, IIT बॉम्बे तीसरे पे, IIT कानपुर चौथे पे, IIT रुड़की पाँचवें पे। उसी तरह से फार्मेसी में आया है NIPER, ठीक है। ये जो है फार्मेसी में हैदराबाद में है NIPER। जामिया हमदर्द नंबर 2 पे है, बिट्स पिलानी जो है नंबर 3 पर, और JSS कॉलेज ऑफ फार्मेसी ऊटी चौथे नंबर पर, और ICT ये मुंबई की ये पाँचवें नंबर पे फार्मेसी कॉलेज में। उसी तरह बिजनेस के जो IIM है या बिजनेस जो यहाँ पर पढ़ाया जाता है तो उसमें जो है IIM अहमदाबाद फर्स्ट नंबर पे, बंगलौर सेकंड नंबर पे IIM कोझिकोड थर्ड नंबर पे, IIM कलकत्ता फोर्थ नंबर पे, और IIT दिल्ली जहाँ पर जो है ये IIM का उसका मैनेजमेंट का भी कोर्स होता है MBA का। तो ये सभी मैनेजमेंट वाले MBA वाले कोर्सेज़ के लिए ये कॉलेज है जिनमें ये अलग अलग रैंकिंग आई है, जिसमें IIM अहमदाबाद फर्स्ट पोजीशन पे है, ठीक है। और एक बहुत बड़ी बात है, देखिए इसमें पाँचों में IIM इंदौर का नाम ही नहीं है इस समय, ठीक है, टॉप 5 में। तो अभी तक की ये हमने जो है ये 5th और 6th की जून की जो है हमने करंट अफेयर्स को जो है ये कंप्लीट किया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम 7th जून की कवर करेंगे, उसके बाद जो है 8th जून की जो भी खास खबरें होंगी वो सभी जो है कवर करेंगे। और कल से जो है यानी 9th ऑफ जून से हम लोग जो है फिर से शाम को 5 बजे जो है जो भी हैगा टाइम वो लाइव क्लास जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। तो टाइम जो भी होगा वो बता देंगे। रात के जो है अभी इसको 10 बजे तक नहीं रखा जाएगा, करंट अफेयर जो है सेम डे की 8:30 से 9 बजे के बीच में हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो आप लोगों को ये है, अगर 8:30 से 9 बजे के बीच में स्टार्ट नहीं करते हैं तो समझ लीजिएगा कि फिर नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो डेली जो है ये आपको जो है रिकॉर्डेड वीडियो के साथ साथ जो है लाइव क्लास भी अब जो है कल से फिर से आपको जो है मिला करेगी। और 5 बजे जो है ये हम लोग सब्जेक्ट को रिलेटेड जो भी, जैसे अभी ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी से रिलेटेड जो भी हमारे जो MCQ बनते हैं वो करेंगे, फिर उसके बाद पॉलिटी करेंगे और उसको कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है ना। तो इस क्लास में इतना ही। और मेरा निवेदन कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कर लीजिए, है ना, आपको इससे जानकारी मिलती है। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर भी कर दिया करिए ताकि और लोगों तक भी ये पहुँचे। और GS तैयारी ये हमारा जो एक ऐप है तो उसको भी जो है आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें भी इंफॉर्मेशन दी जाती है, मॉक टेस्ट दिए जाते हैं, डेली की करंट अफेयर्स के भी दिए जाते हैं टेस्ट, है ना। तो उनको भी आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।